जरा सोचिए, वो चेहरे जो कभी हमारे टीवी या सिनेमा घरों की स्क्रीन पर जिंदगी से लबरेज दिखते थे, जो हर रोल में जान डाल देते थे, जिनकी मुस्कान लाखों दिलों की धड़कन थी, वो अगर अचानक खामोशी में बदल जाए तो क्या महसूस होगा? कैमरे के पीछे चलती जिंदगी जब एकाएक थम जाती है, तब सिर्फ एक नाम नहीं खोता, एक पूरी पहचान खो जाती है। भारतीय मनोरंजन जगत ने कुछ ऐसे चमकते सितारे खोए हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी मेहनत, प्रतिभा और जुनून से सबका दिल जीत लिया था। मगर उनसे पहले कि वो अपनी उड़ान की ऊंचाई को छू पाते, किस्मत ने उनके पंख काट दिए। ये सिर्फ उनकी मौत की बात नहीं है, ये उन अधूरी कहानियों की बात है जो कभी पूरी नहीं हो सकी। आज हम उन्हीं चेहरों को याद करेंगे जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिनकी यादें आज भी हर फ्रेम में सांस लेती हैं। नंबर 1, संजय कपूर। संजय कपूर एक ऐसा नाम जो अपने जमाने में ग्लैमर, बिजनेस और निजी विवादों के लिए मशहूर था। उनकी मौत जितनी चौंकाने वाली रही, उससे कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाली थी उनकी जिंदगी के वो पहलू जो लोगों की नजरों से हमेशा छुपे रहे। और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है, तो एक एक करके उनके जीवन की परतें खुलती जा रही हैं। और आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने महज 42 साल की उम्र में एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया था जिसे देखकर कई दिग्गज कारोबारी भी चौंक गए थे। और यह सब तब शुरू हुआ था जब संजय कपूर ने कॉलेज के दिनों में अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा मोबाइल एक्सेसरीज स्टॉल लगाया था, जहां वो खुद खड़े होकर सामान बेचा करते थे। किसी ने उस वक्त नहीं सोचा था कि यही लड़का कुछ सालों बाद वोल्टजॉन जैसी मल्टी बिलियन डॉलर टेक कंपनी का मालिक बनेगा, जिसकी शाखाएं न सिर्फ भारत बल्कि दुबई, सिंगापुर, न्यूयॉर्क और लंदन में फैली होंगी। लेकिन इस कामयाबी के पीछे जो त्याग, दर्द और संघर्ष छिपा था, वो उतना ही कड़वा था जितना किसी कड़वी हकीकत को निगलना। संजय के पिता एक लोअर मिडिल क्लास ऑटो पार्ट्स डीलर थे, जो चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे। लेकिन संजय ने शुरू से ही कुछ अलग करने की ठान रखी थी। उनके पास ना कोई बड़ी डिग्री थी और ना ही बड़े बड़े कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट्स, लेकिन उनमें था जुनून, जज्बा और सबसे बड़ी बात, टाइमिंग को समझने की काबिलियत। उन्होंने 2010 में एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू किया था, जहां वो चीन से मंगाए मोबाइल चार्जर और हेडफोन बेचा करते थे। धीरे धीरे उन्होंने वोल्टजोन को एक घरेलू नाम बना दिया, और ये वही समय था जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की ओर भी रुख किया। और यहीं से उनकी मुलाकात हुई अभिनेत्री करिश्मा कपूर से, जिनसे बाद में उन्होंने शादी भी की। लेकिन संजय कपूर की जिंदगी सिर्फ चमक धमक से भरी नहीं थी, बल्कि इसमें थी वो खामोशी जो उनके स्ट्रेस, रिश्तों में खटास और कारोबार में चल रहे दबाव को छिपाए हुए थी। कहा जाता है कि संजय कपूर बहुत सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन इंसान थे, लेकिन अंदर से बेहद इमोशनल और कभी कभी अकेलेपन के शिकार भी। उनके दोस्तों के मुताबिक उन्होंने कई बार कहा था कि सक्सेस जितनी ऊंची होती है, उसका अकेलापन भी उतना ही गहरा होता है। और शायद यही बात उनकी जिंदगी की असल सच्चाई थी। करिश्मा कपूर से उनका रिश्ता धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। दोनों के बीच मतभेद, अहंकार और व्यस्तता ने प्यार को खत्म कर दिया, और तलाक के बाद संजय एकदम अकेले पड़ गए थे। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी काम में झोंक दी, लेकिन एक सवाल जो हमेशा उनके चेहरे पर देखा जा सकता था, क्या वाकई ये सब इसके लायक था? वहीं कारोबार के मोर्चे पर भी संजय को कई बार बड़े बड़े झटके लगे। एक बार उनकी कंपनी पर 14 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगा था, जिसे बाद में निपटा लिया गया। लेकिन इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली और खुद को अपने वर्ल्ड से पूरी तरह अलग कर लिया। संजय के एक बेहद करीबी दोस्त ने बताया कि उनकी आखिरी कुछ मुलाकातें बेहद खामोश और बेचैन थीं। वो बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्दों में नहीं कह पाते थे। और फिर एक दिन खबर आई कि संजय कपूर अपने दुबई विला में मृत पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसे हार्ट अटैक बताया, लेकिन सवाल यह था कि इतने यंग, फिट और एक्टिव व्यक्ति को अचानक दिल का दौरा कैसे पड़ा। उनके निधन के बाद जब उनकी प्रॉपर्टी, अकाउंट्स और वसीयत की फाइलें खुली, तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके पास करीब 2700 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जिसमें जुहू का सी फेसिंग बंगला, लोनावला का फार्म हाउस, दुबई का पाम विला, गोवा की पुर्तगाली हवेली, न्यूयॉर्क का पेंट हाउस और स्विट्जरलैंड का लेक व्यू कॉटेज जैसे कई महंगे ठिकाने शामिल थे। लेकिन उन्होंने अपनी वसीयत में सब कुछ करिश्मा कपूर के बच्चों के नाम कर दिया था। ये जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि उनके रिश्ते तलाक के बाद
बेहद कड़वे हो चुके थे, तो क्या ये उनके मन में छिपे पछतावे का असर था या फिर एक बाप के दिल की आखिरी ख्वाहिश? ये तो सिर्फ संजय जानते थे और अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि सफलता की चमक के पीछे कितनी गहराई होती है और एक हंसता मुस्कुराता चेहरा भी अंदर से कितना टूटा हुआ हो सकता है। संजय कपूर अब भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी की ये दास्तान, उनका संघर्ष, प्यार, झगड़े, फैसले और विरासत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा याद दिलाएगी कि हर रईसी के पीछे कोई अधूरी कहानी छुपी होती है। नंबर 2, शेफाली जरीवाला की अधूरी चमकदार कहानी। कांटा लगा से खामोशी तक का सफर। शेफाली जरीवाला का नाम सुनते ही सबसे पहले लोगों के जहन में कांटा लगा गाना गूंजता है, जिसने न सिर्फ 2000 के दशक की शुरुआत में हर गली मोहल्ले को थिरकने पर मजबूर कर दिया, बल्कि एक बेहद खूबसूरत लड़की को स्टार बना दिया जिसे किसी फिल्म की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो ने उन्हें आइकॉनिक बना दिया। लेकिन उसी चमक के पीछे छुपी थी एक लड़की की वह अधूरी, गुमनाम और बेहद उलझी हुई कहानी, जो हमेशा कैमरे के सामने मुस्कुराती दिखी लेकिन अंदर से टूट रही थी। शेफाली का जन्म एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग में की थी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। जब उन्हें कांटा लगा का ऑफर मिला तो वो महज 19 साल की थीं। मासूम चेहरा, बोलती आंखें और जरा सी झलक में अदाओं की ऐसी बौछार कि पूरा देश झूम उठा। ये गाना वायरल हुआ तो शेफाली रातों रात सेंसेशन बन गईं। हर चैनल, हर इंटरव्यू में बस उन्हीं की बातें थीं। लेकिन इसी कामयाबी के बीच से शुरू हुआ उनका स्ट्रगल। उन्हें फिल्मों में काम करने के कई ऑफर्स मिले, लेकिन उन्हें स्टीरियोटाइप किया गया। हर कोई उन्हें सिर्फ आइटम डांसर, ग्लैम गर्ल या बोल्ड रोल्स के लिए देखता रहा, जबकि शेफाली के अंदर एक सेंसिटिव, इंटेलिजेंट और आत्मनिर्भर इंसान था। उन्होंने कुछ समय तक कोशिश की कि अपनी पढ़ाई और अभिनय करियर को संतुलित रखें, लेकिन इंडस्ट्री की चालाकियों और टाइपकास्ट सोच ने उन्हें थका दिया। उन्होंने मुझसे शादी करोगे जैसी फिल्मों में छोटे रोल किए, लेकिन वहां भी उन्हें उतना स्पेस नहीं मिला जितना एक प्रतिभाशाली कलाकार को मिलना चाहिए था। इस बीच उनका नाम हरमन बावेजा और कुछ अन्य लोगों से जुड़ा गया, लेकिन असल मोड़ तब आया जब उन्होंने हर्ष लिम्बाचिया से शादी की और फिर तलाक ले लिया। कहा जाता है कि ये रिश्ता एक टॉक्सिक मैरिज में बदल गया था, जिसमें भावनात्मक और मानसिक तनाव ने शेफाली को भीतर से झकझोर दिया था। तलाक के बाद उन्होंने दोबारा खुद को उठाया और टीवी की दुनिया में दोबारा कदम रखा। बिग बॉस 13 उनका सबसे बड़ा रियलिटी ब्रेक साबित हुआ, जहां उन्होंने खुद को बेहद गरिमापूर्ण, समझदार और शांत तरीके से पेश किया। दर्शकों ने देखा कि शेफाली सिर्फ कांटा लगा गर्ल नहीं, बल्कि एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग और क्लास एक्टिंग वाली महिला भी है। शो के दौरान उनकी दोस्ती हिमांशी खुराना और असीम रियाज से गहरी हुई, लेकिन साथ ही कुछ झगड़े भी हुए, पर दर्शकों ने उनके अंदाज को खूब सराहा। इसके बाद उन्होंने कुछ वेब सीरीज में काम किया और फिर अचानक इंडस्ट्री से थोड़ी दूरी बना ली। इसी बीच खबरें आईं कि शेफाली की तबीयत ठीक नहीं रहती। उन्हें क्रॉनिक माइग्रेन, डिप्रेशन और थकान जैसी समस्याएं हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक लिखा गया कि शेफाली कई बार थेरेपी में गईं। उनके सोशल मीडिया पोस्ट में एक मायूसी थी, जहां वो मुस्कुरा रही थीं, लेकिन कैप्शन में हीलिंग, पीस, लेटिंग गो जैसे शब्दों का जिक्र होता रहा। फिर कुछ महीनों पहले अचानक मीडिया में ये खबर आई कि शेफाली को गंभीर बीमारी है, लेकिन परिवार ने इस पर चुप्पी साध ली। लोग बस इतना जानते थे कि वो पिछले कुछ समय से कैमरे से दूर थीं। फिर वही हुआ जिससे कोई तैयार नहीं था। एक सुबह सोशल मीडिया पर खबर आई कि शेफाली अब इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर बिजली बनकर गिरी। लोग सोच ही नहीं पा रहे थे कि जो लड़की हर फोटो में मुस्कुराती दिखती थी, वह अब नहीं रही। ये खबर आधिकारिक रूप से उनके पति पराग त्यागी ने कंफर्म की। कहा गया कि उनका निधन अचानक हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ किया कि यह हार्ट फेल्योर था। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रही थीं और दवाइयों का असर भी उनकी सेहत पर पड़ा। उनकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या शोहरत वाकई सब कुछ देती है? क्या इंडस्ट्री में स्मार्ट एंड साइलेंट रहना इतना महंगा पड़ता है? उनके निधन के बाद उनके पीछे जो संपत्ति छूटी, उसमें एक मुंबई का अपार्टमेंट, एक BMW कार और कुछ म्यूचुअल फंड्स बताए गए। लेकिन पराग त्यागी के अनुसार शेफाली की असली विरासत उनकी इज्जत और सादगी है। उनके दोस्त और इंडस्ट्री से जुड़े लोग आज भी उनके मुस्कुराते चेहरे को याद करते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी सहा
वो कैमरे के पीछे की एक कड़वी दुनिया की सच्चाई है। शेफाली का सफर भले ही छोटा रहा, लेकिन उस छोटे से सफर में उन्होंने जो दर्द छुपाया वो एक बड़ी किताब के बराबर है। और उनकी यह अधूरी कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि ग्लैमर की दुनिया में हर चमक सोना नहीं होती और हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई घाव जरूर छिपा होता है। नंबर 3, सिद्धार्थ शुक्ला की कहानी। सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसा नाम जिसने टीवी से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक अपनी मेहनत, लगन और व्यक्तित्व से करोड़ों दिलों पर राज किया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 2 सितंबर 2021 की सुबह जब ये खबर आई कि सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो हर कोई सकते में था। कोई मान ही नहीं पा रहा था कि इतना फिट, हैंडसम और जिंदा दिल इंसान इस तरह अचानक चला जाएगा। लेकिन अगर हम सिद्धार्थ की जिंदगी को गहराई से देखें तो उसकी पूरी कहानी ही एक जज्बा, एक संघर्ष और एक भावनात्मक तूफान रही है। सिद्धार्थ का जन्म 12 दिसंबर 1980 को मुंबई में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, अब प्रयागराज से थे। उनकी मां रीता शुक्ला एक गृहिणी थीं, जबकि उनके पिता अशोक शुक्ला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर एग्जीक्यूटिव थे। सिद्धार्थ की परवरिश एक बहुत ही अनुशासित और संस्कारी माहौल में हुई थी और बचपन से ही उनमें एक लोन वुल्फ यानी अकेले अपने रास्ते बनाने का गुण था। उन्होंने सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, फोर्ट से पढ़ाई की और फिर रचना संसद स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइन से इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई की, लेकिन शायद किस्मत उन्हें किसी और दिशा में ले जाना चाहती थी। कॉलेज के दिनों में ही उनकी पर्सनैलिटी और लुक्स के चलते मॉडलिंग ऑफर्स आने लगे और 2004 में उन्होंने ग्लैड रैग्स मैनहंट कंटेस्ट में हिस्सा लिया, जहां वो रनर अप बने और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद वो रेड एंड व्हाइट के एड में नजर आए और धीरे धीरे टीवी इंडस्ट्री में उनकी एंट्री हुई। लेकिन असली पहचान उन्हें मिली 2008 में सीरियल बाबुल का आंगन छूटे ना से, और फिर बालिका वधू से वो हर घर का नाम बन गए। शिवराज शेखर के किरदार ने उन्हें वो स्टारडम दिया जिसकी हर युवा कलाकार को तमन्ना होती है। उनके किरदार की सादगी, इमोशनल डायलॉग्स और आंखों में छिपी मासूमियत ने दर्शकों को ऐसा बांधा कि टीआरपी रिकॉर्ड तोड़ने लगे। लेकिन सिद्धार्थ सिर्फ टीवी के हीरो नहीं थे। उन्होंने 2014 में करण जौहर की फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में भी काम किया, जहां उन्होंने वरुण धवन और आलिया भट्ट के साथ स्क्रीन शेयर किया और फिल्म में उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। फिर आया उनका सबसे बड़ा मोड़, बिग बॉस 13, जहां उन्होंने न सिर्फ खिताब जीता बल्कि पूरे देश का दिल भी। सिद्धार्थ के गेम प्ले, उनकी इमोशनल साइड, उनके गुस्से और उनकी दोस्ती सब कुछ चर्चा का विषय बन गया। खासकर शहनाज गिल के साथ उनकी बॉन्डिंग, जो आज भी फैंस के बीच एक अनकहा लव स्टोरी बन चुकी है। लोगों ने सिडनाज के नाम से उन्हें पूजा, उनकी क्लिप्स वायरल होने लगी और शो खत्म होने के बाद भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। उन्होंने ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 इंच में अभिनय किया, जो OTT पर सुपरहिट हुआ। और एक बार फिर सिद्धार्थ ने साबित किया कि वो सिर्फ लुक्स नहीं, टैलेंट का भी पावर हाउस है। लेकिन इसी चकाचौंध में एक गहरा अंधेरा भी था। सिद्धार्थ का हेल्थ स्ट्रगल। रिपोर्ट्स के अनुसार वो हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस और नींद की कमी से जूझ रहे थे। इंडस्ट्री में यह बात चर्चा में थी कि सिद्धार्थ अपनी फिटनेस को लेकर काफी ओवर कॉन्शियस थे और कई बार ओवरवर्किंग के चक्कर में खुद को बहुत ज्यादा थका देते थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उन्हें नींद की गोली लेने की आदत थी ताकि वो सो सके, क्योंकि काम का तनाव, मीडिया का दबाव और पर्सनल लाइफ की उलझनें उन्हें चैन से सोने नहीं देती थीं। उनके अचानक निधन का कारण हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन लोग आज भी सवाल उठाते हैं कि क्या ये सिर्फ एक मेडिकल केस था या इसके पीछे और भी कई अनकही बातें थीं। उनकी मौत के बाद शहनाज गिल का रो रो कर बुरा हाल था और उन्होंने महीनों तक खुद को दुनिया से अलग कर लिया। सिद्धार्थ की मां ने भी उस वक्त कहा था कि मेरा बेटा कभी किसी को दुख नहीं देता था, लेकिन खुद बहुत कुछ सहता था। यही वो लाइन है जो सिद्धार्थ की पूरी जिंदगी को परिभाषित करती है। बाहर से सख्त लेकिन अंदर से बेहद नर्म, सहनशील और संवेदनशील। उनकी मौत ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया और फैंस आज भी उन्हें भूल नहीं पाए हैं। आज भी उनके पुराने वीडियो, इंटरव्यू और शो की क्लिप्स वायरल होती रहती है। सिद्धार्थ शुक्ला अब एक नाम नहीं, एक इमोशन बन चुका है और उसकी अधूरी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। नंबर 4, लक्ष्मीकांत बेर्डे की कहानी। लक्ष्मीकांत बेर्डे एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
क्योंकि वो केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि हंसी का वो झरना थे जो हर उम्र के दर्शकों को गुदगुदा जाता था। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जो व्यक्ति लाखों लोगों को अपनी अदाकारी और कॉमिक टाइमिंग से खुशी देता है, उसकी अपनी जिंदगी इतनी छोटी, जटिल और चुपचाप बीत जाएगी। लक्ष्मीकांत का जन्म 26 अक्टूबर 1954 को मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ था, जहां ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन संस्कार गहरे थे। बचपन में ही उन्होंने नुक्कड़ नाटक और स्कूल के मंच पर अभिनय करना शुरू कर दिया था और यहीं से उनकी प्रतिभा को पहली बार मंच मिला। 1980 के दशक में मराठी सिनेमा में उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट कॉमिक रोल्स दिए, जैसे अशी ही बनवा बनवी, धूमराका और गोश्त धमाल नामयाची, जिनमें उनका कॉमिक टोन, चेहरे की लचक और बॉडी लैंग्वेज ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो हंसी को मजबूर नहीं करते थे, हंसी खुद उनके किरदार से निकलती थी। एक नेचुरल ह्यूमर जो बगैर जोक बोले ही लोगों को हंसा देता था। लक्ष्मीकांत बेर्डे ने न केवल मराठी सिनेमा को नई ऊंचाई दी, बल्कि हिंदी सिनेमा में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने हम आपके हैं कौन, साजन, मेरे सपनों की रानी और हम आपके दिल में रहते हैं जैसी बड़ी फिल्मों में सलमान खान, माधुरी दीक्षित, गोविंदा और अनिल कपूर जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया और कभी भी अपनी उपस्थिति को छोटा नहीं होने दिया। उनकी मौजूदगी भले ही सेकंड लीड होती, लेकिन जब वो स्क्रीन पर आते तो सारा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित हो जाता था। फिर चाहे वो लल्लू भैया हो या नेमचंद, उनके हर रोल में एक मासूमियत, एक दिल की बात छुपी होती थी। लेकिन लक्ष्मीकांत की जिंदगी में एक सन्नाटा भी था जो उनकी मुस्कान के पीछे छुपा रहता था। बहुत कम लोगों को पता है कि वो एक गंभीर बीमारी, किडनी से संबंधित समस्या और बाद में कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे अपनी पहचान बनने नहीं दिया। वो शूटिंग के दौरान पूरी ऊर्जा से काम करते थे, लेकिन सेट से बाहर निकलते ही अक्सर थके हुए, शांत और अकेले दिखाई देते थे। ये दोहरी जिंदगी वो अकेले जीते थे, मंच पर हंसी और पर्दे के पीछे दर्द। उनके निजी जीवन की बात करें तो उनकी शादी प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री रूपा गांगुली से हुई थी और इस जोड़ी ने भी मराठी सिनेमा में कई बेहतरीन फिल्में दी। लेकिन कहा जाता है कि निजी जीवन में चीजें हमेशा आसान नहीं रहीं। लक्ष्मीकांत की बीमारी, फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति और लगातार मिलते कम काम ने उनकी निजी जिंदगी को भी प्रभावित किया। रूपा और उनके बीच की दूरी भी इसी वजह से धीरे धीरे बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पारिवारिक या स्वास्थ्य समस्याओं को मीडिया के सामने नहीं आने दिया। शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और शायद यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। 16 दिसंबर 2004 को जब लक्ष्मीकांत बेर्डे महज 50 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए, तब भी कई लोगों को उनकी बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये खबर जैसे ही फैली, पूरा मराठी और हिंदी सिनेमा स्तब्ध रह गया। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, अभी तो बहुत कुछ बाकी था। उनकी आखिरी फिल्म आ अब लौट चले और कुछ मराठी प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए और दर्शकों के दिलों में एक खालीपन छोड़ गए। आज भी उनकी फिल्मों के डायलॉग, उनके हाव भाव और उनके चुटीले चुटकुले लोगों के जहन में जिंदा है। इंटरनेट पर लाखों लोग उनके पुराने क्लिप्स देखकर आज भी वही हंसी पाते हैं जो उन्होंने कभी लाइव महसूस की थी। लक्ष्मीकांत की विरासत सिर्फ अभिनय की नहीं है, वो संघर्ष, सादगी और संजीदगी की भी मिसाल है। उन्होंने ये दिखाया कि एक अभिनेता का असली मूल्य उसके दिल की गहराई से आता है और यही कारण है कि आज भी उनकी फोटो देखकर एक सुकून, एक अपनापन और एक पुरानी दोस्त की तरह की गर्माहट महसूस होती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी लंबी हो या नहीं, लेकिन असरदार होनी चाहिए और लक्ष्मीकांत बेर्डे का असर आज भी अनगिनत दिलों में गूंज रहा है। नंबर 5, इंद्र कुमार की कहानी। इंद्र कुमार एक ऐसा नाम जो 90 के दशक के आखिर और 2000 की शुरुआत में बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो के रूप में उभरा, लेकिन जिसकी जिंदगी का अंत किसी अधूरी स्क्रिप्ट की तरह हो गया। इंद्र की कहानी उतनी ही रहस्यमयी, उतनी ही दिल तोड़ने वाली और उतनी ही झकझोर देने वाली है जितनी किसी थ्रिलर फिल्म की। उनका जन्म 26 अगस्त 1973 को जयपुर, राजस्थान में हुआ था और फिर वो मुंबई की फिल्मी गलियों में अपने सपनों को लेकर आए। इंद्र ने शुरुआत मॉडलिंग से की और फिर 1996 में फिल्म मासूम से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन उनकी असली पहचान बनी फिल्म कहीं प्यार न हो जाए,
तुमको न भूल पाएंगे और वांटेड जैसी हिट फिल्मों से, जहां उन्होंने सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया। वो लंबे कद, मासूम मुस्कान और मजबूत पर्सनालिटी वाले हीरो थे, जिनके पास वो सब कुछ था जो एक सफल अभिनेता के लिए जरूरी होता है। लेकिन जैसा कि अक्सर बॉलीवुड की चमक के पीछे की सच्चाई होती है, इंद्र की किस्मत लगातार इम्तिहान लेती रही। फिल्मों में आना जितना आसान था, टिके रहना उतना ही मुश्किल। स्टार्स के ग्रुप्स, कैंप कल्चर और कमर्शियल दबाव ने इंद्र को बार बार हाशिए पर धकेला। जब उनका करियर धीरे धीरे लड़खड़ाने लगा, तब उन्होंने छोटे पर्दे की ओर रुख किया और टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक छोटा किरदार निभाया। इसके बाद इंद्र ने पर्सनल लाइफ में भी कई उतार चढ़ाव देखे। उनकी शादी शाइना नाम की महिला से हुई, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। फिर उन्होंने पल्लवी सराफ से दूसरी शादी की, जिनसे उनकी एक बेटी भी हुई। लेकिन उस समय तक इंद्र की जिंदगी में भूचाल आ चुका था। 2014 में उन पर एक मॉडल ने रेप का आरोप लगाया और ये केस पूरे देश की सुर्खियों में आ गया। इंद्र को जेल भी जाना पड़ा और जब वो बाहर आए, तब तक उनका करियर पूरी तरह तबाह हो चुका था। कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर उन्हें काम देने को तैयार नहीं था। खुद इंद्र ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं बेकसूर हूं, लेकिन ये इंडस्ट्री मुझे दोषी मान चुकी है। इस केस का अंत भले ही कानूनी तौर पर स्पष्ट नहीं हुआ हो, लेकिन मीडिया ट्रायल ने इंद्र की छवि पर गहरा दाग छोड़ दिया। इस दौरान उन्होंने 2 बार सुसाइड की कोशिश की और अपने करीबी दोस्तों से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट्स डिप्रेशन, अकेलेपन और निराशा से भरे हुए थे। वो लोगों से कहते थे, जो हंसता है जरूरी नहीं कि वो खुश भी हो। अपने आखिरी दिनों में इंद्र एक कमबैक फिल्म पर काम कर रहे थे, जिसका नाम था फटी पड़ी है यार, जो कभी रिलीज नहीं हो पाई। 28 जुलाई 2017 को केवल 43 साल की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। मौत अचानक थी, लेकिन उनके भीतर की टूटन धीरे धीरे उन्हें खत्म कर रही थी। बॉलीवुड के कई स्टार्स ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में सिर्फ गिने चुने लोग मौजूद थे। और यही बताता है कि ग्लैमर की दुनिया में लोगों की याददाश्त कितनी छोटी होती है। इंद्र की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि सपनों की इस चमकदार दुनिया में सब कुछ उतना आसान नहीं होता जितना पर्दे पर दिखता है। असल जिंदगी में जब स्टार का तारा बुझता है, तो उसके पीछे सिर्फ अंधेरा नहीं होता, बल्कि वो सारे अधूरे सपने, सारी टूटी उम्मीदें और वो अकेलापन होता है जो कोई नहीं देखता। इंद्र कुमार उन सितारों में से एक थे जो रोशनी देने आए थे, लेकिन खुद बुझ गए। और आज भी उनके चाहने वालों की आंखों में एक ही सवाल है, अगर उसे थोड़ा और समझा जाता, थोड़ा और समय दिया जाता, तो क्या वो बच सकता था? नंबर 6, इरफान खान की कहानी। इरफान खान एक ऐसा नाम जिसने अभिनय को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक साधना बना दिया था। उनके चेहरे की गहराई, आंखों की नमी और डायलॉग डिलीवरी की सहजता इस बात का प्रमाण थी कि वह अभिनय नहीं करते थे, बल्कि जीते थे। जयपुर के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में जन्मे इरफान ने कभी नहीं सोचा था कि वह इंटरनेशनल सिनेमा के सबसे सशक्त चेहरों में से एक बनेंगे। उनका असली नाम साहबजादे इरफान अली खान था, लेकिन दुनिया उन्हें सिर्फ इरफान के नाम से जानती रही। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई की, लेकिन यह पढ़ाई उनके लिए सीढ़ी नहीं, बल्कि एक युद्ध का मैदान साबित हुई, जहां उन्हें रोज अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनका रंग, चेहरा और लंबा कद उस वक्त के बॉलीवुड हीरो की परिभाषा में नहीं बैठता था। शुरुआत में उन्हें दूरदर्शन के छोटे छोटे सीरियल्स में निगेटिव और साइड रोल्स मिलते थे। चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा और चंद्रकांता जैसे शो में उन्होंने धीरे धीरे अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन वह असंतुष्ट थे, क्योंकि उनका सपना बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाना था और उस सपने तक पहुंचने में उन्हें कई साल लग गए। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने सपने देखे नहीं, मैंने सपनों को देखा है टूटते हुए और फिर दोबारा जोड़ा है। इरफान की किस्मत तब बदली जब हासिल और मकबूल जैसी फिल्मों में उनके किरदारों ने दर्शकों और आलोचकों को चौंका दिया। उनका अभिनय इतना खरा और असली था कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। मकबूल में उन्होंने एक इनसिक्योर लेकिन बेहद गहरे किरदार को जिया, जिसे देखकर कई दर्शक बोल उठे, ये बंदा अलग है। इसके बाद रोग, लाइफ इन ए मेट्रो और पान सिंह तोमर जैसी फिल्मों ने उन्हें एक नया मुकाम दिया। पान सिंह तोमर में उन्होंने एक सच्चे एथलीट से बागी बनने की कहानी को इस तरह जिया कि दर्शकों को लगा जैसे वह उस किरदार के साथ दौड़ रहे हों। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला।
जो इस बात का सबूत था कि उनकी मेहनत को अब देश पहचान रहा है। लेकिन इरफान की काबिलियत यही नहीं रुकी, वह हॉलीवुड तक जा पहुंचे। नेमसेक, स्लमडॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑन पाई, जुरासिक वर्ल्ड, इन्फर्नो जैसी फिल्मों में उन्होंने ग्लोबल दर्शकों के सामने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनके साथ काम करने वाले कई इंटरनेशनल एक्टर्स और डायरेक्टर्स ने एक बात हमेशा कही, इरफान कैमरे के सामने नहीं होते, वो उस किरदार में घुल जाते हैं। लेकिन इस चमकते करियर के बीच 2018 में एक खबर आई जिसने सबको झकझोर दिया। इरफान को न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हो गया है, जो एक दुर्लभ और बेहद खतरनाक कैंसर है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पत्र के जरिए यह बात दुनिया से साझा की। इसके बाद उन्होंने लंदन में इलाज शुरू किया और इस दौरान भी उन्होंने हार नहीं मानी। वह खुद को मजबूत रखते रहे और अपने चाहने वालों को आश्वासन देते रहे कि वह वापस आएंगे। इस दौरान उन्होंने अंग्रेजी मीडियम फिल्म की शूटिंग भी की। बीमारी के बावजूद उन्होंने इस फिल्म को पूरा किया, क्योंकि उनके लिए काम ही जीने की वजह थी। लेकिन यह उनका आखिरी काम साबित हुआ। 29 अप्रैल 2020 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत पर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के फिल्मकार, कलाकार और दर्शकों ने शोक मनाया। प्रधानमंत्री से लेकर आम दर्शकों तक हर कोई इस नुकसान से हिला हुआ था। इरफान का जाना केवल एक अभिनेता की मौत नहीं थी, वह एक कला की मौत थी, एक ऐसी भावना जो सच्चाई के सबसे करीब थी। उन्होंने कभी भी स्टारडम को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया, कभी खुद को सुपरस्टार नहीं माना। वह कहते थे, मेरे लिए अभिनय एक बातचीत है, कैमरे और मेरे बीच, और दर्शक उस बातचीत को सुनते हैं। उनकी ये बातें उनके अभिनय की तरह सादगी और गहराई से भरी थी। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी सुतापा और दोनों बेटे बाबिल और अयान ने जो हिम्मत दिखाई, वो भी इरफान की ही परवरिश का नतीजा थी। बाबिल अब खुद एक अभिनेता बन चुके हैं और वो अपने पिता की विरासत को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इरफान की मौत भले ही एक अंतिम विराम था, लेकिन उनके अभिनय, उनके शब्दों और उनकी आंखों में छिपी भावनाओं का संसार कभी खत्म नहीं होगा। वह आज भी हर उस कलाकार के दिल में जिंदा है जो सच्चे अभिनय को समझता है। इरफान खान सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास थे, एक स्कूल थे और शायद एक ऐसी विरासत जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उनकी अधूरी जिंदगी ने अभिनय को पूरा कर दिया और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। नंबर 7, सुशांत सिंह राजपूत की कहानी। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड के ग्लैमर को अपनी प्रतिभा, मेहनत और आत्मीयता से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन इस तेजी का सफर बेहद कम उम्र में एक अकल्पनीय अंत तक पहुंच गया। 14 जून 2020 जब मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में वे हम सबको अलविदा कह गए, केवल 34 साल की उम्र में उनका निधन आत्महत्या माना गया। लेकिन उनकी गुमनामी, संघर्ष, भीतर छुपे दर्द और इंडस्ट्री के उन अंधेरे पहलुओं को जो उन्होंने खामोशी से सहा, अब सवालों की वजह बन गए। मिथिला और बिहार में जन्मे इस प्रतिभावान युवा ने पढ़ाई लिखाई में हमेशा टॉप किए और फिर इंजीनियरिंग के खिलाफ जाकर अभिनय के सफर पर निकल पड़े। एनडी स्टूडियो से ट्रेनिंग लेकर उन्होंने काय पोछे, शुद्ध देसी रोमांस, पीके, डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी, मुन्ना माइकल, केदारनाथ, छिछोरे जैसी फिल्मों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाई, जहां इमोशनल गहराई से लेकर हौसले और वास्तविकता को बखूबी निभाया। खासकर छिछोरे में छात्रों की आत्महत्या रोकने पर आधारित संदेश ने कई दिलों को छू लिया। लेकिन इसी चकाचौंध के पीछे उनकी मानसिक लड़ाई शुरू हो गई थी। उनमें बाइपोलर डिसऑर्डर था, जिसके चलते बचपन से ही चोट, लगेपन और भावनात्मक असंतुलन से जूझना पड़ा। उन्होंने इसके बारे में खुलेआम बात की, लेकिन फिल्मी गलियारों में इस तरह की संवेदनशीलता को कमजोरी माना जाने लगा। साथ में रिश्तों में असमंजस, रिया चक्रवर्ती के साथ विवाद, पर्सनल प्राइवेसी का उल्लंघन और मीडिया ट्रायल ने उन्हें टूटने को मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, सुर्खियों में फंसना, इमोशनल टॉक्सिसिटी और वजहों की कमी ने 14 जून 2020 की रात उनकी जान लेने की वजह बनी। उनकी आत्महत्या के बाद ट्रेंड रहा जस्टिस फॉर एसएसआर। लंबे कानूनी जंग और सोशल मीडिया अभियानों के बीच कई नए दस्तावेज, मुंबई पुलिस, एनसीबी, प्रवर्तन निदेशालय, कई एजेंसियों की जांच और सीबीआई हिरासत उन्हें बार बार सुर्खियों में लेकर आए। लेकिन सच अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। उनके मौत के बाद उनकी फिल्में रिलीज हुई, जैसे दिल बेचारा, और उनकी विरासत में छिछोरे जैसे सोशल मैसेजिंग प्रोजेक्ट्स स्थायी योग बनी। लेकिन उनके परिवार, खासकर उनकी बहन शांतना, आज भी कहते हैं, हमारा बेटा न्याय चाहता था।
सुशांत ने कभी स्टारडम की चाह नहीं रखी। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं अपने रोल से आत्मिक जुड़ाव चाहता हूँ, और यही उनकी सच्चाई थी। उनका जाना सिर्फ एक अभिनेता की मौत नहीं, बल्कि किसी ऐसे सपने की हत्या थी जिसे पूरा होते हुए देखने की तमन्ना थी। सुशांत सिंह राजपूत की कहानी हमें याद दिलाती है कि चमकदार फिल्मी दुनिया के पीछे कितनी अकेलापन, कितनी रणनीतियां, कितनी सांसें छुपी होती हैं, और एक इंसान की गहराई को सिर्फ पेशेवर सफाई से नहीं, समझदारी और संवेदनशीलता से ही जिया जा सकता है। इन 7 सितारों की कहानियां सिर्फ उनकी सफलता नहीं, उनके संघर्ष और अंदर की तकलीफों की भी गवाह है। चाहे वो संजय कपूर की रहस्यमयी जिंदगी हो, शेफाली जरीवाला का अकेलापन, सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक हुई विदाई, या फिर सुशांत सिंह राजपूत की गहराई से भरी सोच। हर स्टार की कहानी हमें ये सिखाती है कि शोहरत के पीछे भी एक अकेला इंसान होता है। उनकी जिंदगी और मौत हमें याद दिलाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों को समझने और सुनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इन 7 सितारों में से आपका फेवरेट कौन था और क्यों। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।